नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस में। आज का हमारा विषय है भारत का इतिहास, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इससे पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं आगे का हमारा जो टॉपिक है वो। चलिए, यजुर्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं। और ये जो यजुर्वेद है ये किससे संबंधित है इसको समझते हैं। ये यज्ञ संबंधी ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। कौन सा वेद? यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद, इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? इससे हमें यज्ञ संबंधी जानकारी मिल रही है। यज्ञ से संबंधित जो भी कर्म कांड है वो हमें यजुर्वेद से जानकारी मिल रही है इसकी। और इसको पढ़ने वाला अथर्वयु, जी हाँ, इसको जो पढ़ता है उसको अथर्वयु कहा जाता है। और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जी हाँ, ये मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो ये है यजुर्वेद। और ये कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में लिखा गया और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में लिखा गया है। चलिए, तो ये हमने समझा यजुर्वेद से हमें क्या मिल रहा है जानकारी, यज्ञ संबंधी जानकारी। चलिए, सामवेद, ये किससे संबंधित है? ये संगीत से संबंधित है। हमारे भारत में जो सारेगामापा जो वर्ण है, संगीत से के स्वर हैं जो, वो कहां से? सामवेद से मिल रहे हैं। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इस वेद को। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और इसमें 1549 ऋचाएं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। चलिए आगे देखते हैं, अथर्ववेद। जी हाँ, ये अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है, अथर्ववेद। और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका, औषधि आदि से संबंधित। जी हाँ, अथर्ववेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, किससे संबंधित है? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका और औषधि। जी हाँ, जितनी औषधि हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनकी जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिल रही है। हमने इन चारों वेदों को पढ़ा, ऋग्वेदिक काल पहले पढ़ चुके हैं हम, और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अभी पढ़ा। और केवल इनसे ही क्वेश्चन नहीं आते, इनके बाद इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके उपवेद हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है ब्राह्मण। जी हाँ, तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? कौशिकीय और ऐतरेय। यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद का है पंचविश और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गोपथ। तो ये तो हो गए ब्राह्मण। इसके बाद हम चलते उपवेद। जी हां, इनके उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये चिकित्सा से संबंधित है और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। जी हां, यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। ये युद्ध कला से संबंधित है। जी हां, ये युद्ध कला से संबंधित है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। चलिए, सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और ये कला और संगीत से संबंधित है और इसके रचनाकार हैं भरत मुनि। अगला है अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद। ये भवन निर्माण कला से संबंधित है और इसके रचनाकार है विश्वकर्मा। जी हाँ, अथर्ववेद को शिल्प वेद भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आइए आगे चलते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल का था, वो कृषि पर आधारित था। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित है? कृषि पर। चलिए, धार्मिक जीवन कैसा है? धार्मिक जीवन में यहां बदलाव आया क्योंकि यजुर्वेद है,
तो ये किससे संबंधित है? यज्ञों से। तो यहाँ पे क्या है, यज्ञों का बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगा है। इसमें अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, ये यज्ञ का प्रचलन बहुत ज्यादा है। और ये अश्वमेध और ये राष्ट्रीय यज्ञ हैं, ये अधिकतर बड़े लोग यानी कि जो राजा महाराजा हैं ये यज्ञों को करवाते हैं। और ये जो वाजपेयी और अग्निष्टोम है ये आम आदमी के लिए है। चलिए, यानी कि जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा, जो बड़े धनी व्यक्ति हैं, वो अधिकतर इनको करवाते हैं। जी हाँ, चलिए, राजनीतिक जीवन। जी हाँ, राजनीतिक जीवन कैसा हो गया? कबायली संरचना। हमने ऋग्वेद में देखा है कि कैसी संरचना थी। कबायली कबीले थे, छोटे छोटे, वहां लोग रहते थे, लेकिन उनके स्थानों पर अब क्या हो गया, वो एक दूसरे से जुड़ गए और बड़े बड़े जनपद बन गए। जी हाँ, बड़े बड़े जनपदों का यहां उदय हो रहा है। छोटे छोटे कबीले हैं वो आपस में मिल गए हैं और बड़े बड़े नगर बस गए हैं। चलिए, पदाधिकारी। जी हाँ, इस काल में पदाधिकारी कौन कौन से थे? पुरोहित। जी हाँ, पुरोहित का जो मुख्य कार्य था वो था धार्मिक अनुष्ठान करवाना और राजा को सलाह देना। चलिए, महिषी। महिषी कौन थी? महिषी थी पटरानी, और ये राजा को उसके कार्य में भी सलाह देती थी। चलिए, युवराज। युवराज कौन कहलाता था? जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था वो युवराज कहलाता था। सूत, ये पदाधिकारी कौन था? ये रथों की देखरेख करता था। जी हाँ, जो राजा का रथ है या जो युद्ध में रथ जा रहे हैं वो सभी की देखरेख ये सूत के निगरानी में होती थी। सेनानी। जी हाँ, ये सेना का जो प्रमुख व्यक्ति है यानी कि जो सेनापति है उसको सेनानी कहा जाता था। आगे, क्षत्रिय। जी हाँ, क्षत्रिय, इसका क्या काम था? तो ये पदाधिकारी जो राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब है राजा के महल या राजा के भवन। जी हाँ, तो राजप्रसादों की सुरक्षा का पूरा काम ये अधिकारी करता था। संग्रहिता। जी हाँ, संग्रहिता का जो अधिकारी था, संग्रहिता नाम का, वो कोषाध्यक्ष होता था। जी हाँ, आगे है भागदूत। ये भागदूत का क्या काम था? भागदूत का काम था जो भूमि है उसका जो टैक्स है ये उसकी वसूली करता था। चलिए, भूमि कर वसूल करने वाला। अक्षबाप। जी हाँ, अक्षबाप का काम था आय व्यय का लेखा जोखा रखना। अधिकतर परीक्षाओं में ये शब्द दे दिए जाते हैं। मान के चलिए ये सूत शब्द दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको रथों की देखरेख करने वाले इस ऑप्शन को सही करना होता है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये जैसे ऋग्वैदिक काल महत्वपूर्ण है, उत्तर वैदिक काल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।